हाशिमा आइलैंड जापान के नागासाकी शहर के साउथ वेस्ट में बसा एक छोटा सा द्वीप एक टाइम पर कुछ ऐसा दिखता था। (1959) के करीब इस 16 एकड़ आइलैंड पर सिर्फ 5,000 लोग रहते थे, जिससे कि हाशिमा आइलैंड वर्ल्ड की सबसे घनी आबादी यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड जगह थी। पर एक दिन अचानक पूरा आइलैंड खाली होकर कुछ ऐसा दिखने लगा। एक समय पे इस आइलैंड पर स्कूल, हॉस्पिटल और थिएटर से लेकर कसिनो तक इस जगह पर मौजूद थे। पर आज लोकल मछुआरे और इस आइलैंड पे जाने वाले टूरिस्ट उन्हें कई तरह की डरावनी आवाजें और कुछ अज्ञात हाथों द्वारा छूने की महसूस होने की कुछ बातें कहते हैं। लोकल्स का मानना है कि ये उन हजारों कोरियन और चाइनीज लेबर्स की स्पिरिट्स है जिन्हें जबरदस्ती इस आइलैंड पर काम करने रखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कालरा और आरकी की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हाशिमा आइलैंड जो दूर से देखने पे वॉरशिप, स्पेशली जापानीज बैटलशिप तोसा की तरह दिखता है, इसीलिए इस आइलैंड को जापानीज में गुंकन जिमा कहते हैं। इसमें गुंकन मतलब वॉरशिप और जिमा मतलब आइलैंड होता है। हेंस वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इसे वॉरशिप आइलैंड कहा है। साल 1810 में पहली बार इस हाशिमा आइलैंड में डीप सी डिपॉजिट्स यानी कि कोयले की खदानें मिली थी, जिसे साल 1872 में जापानीज मीजी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया था। पर गवर्नमेंट के टेक ओवर करने के पहले जो यहाँ के लोकल मछुआरे थे वो इस आइलैंड से खुद के लिए कोल एक्सट्रैक्ट किया करते थे। लेकिन 1890 में मित्सुबिशी कॉन्ग्लोमरेट ने, वही जिसके हम कार्स और लिफ्ट इंडिया में देखते हैं, वो इस आइलैंड को खरीद लेती है गवर्नमेंट से। जब इस आइलैंड को मित्सुबिशी ने खरीदा था तब ये आइलैंड सिर्फ 4.95 एकड़ का था, पर अगले 30 सालों में इस आसपास के छोटे छोटे आइलैंड को जोड़कर इस पूरे आइलैंड को 14.83 एकड़ का बना दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई 7 आइलैंड्स को जोड़कर बनी है। अब माइन तो तैयार था, बस कमी थी वहाँ पे काम करने वाले लेबरर्स की। तो शुरू में तो इस आइलैंड पर जापानीज क्रिमिनल को काम करने के लिए रखा गया, पर 1910 आते आते जापान ने कोरिया को कोलोनाइज यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। अब जाहिर सी बात है कि इसका कोरियन ने विरोध जरूर किया होगा, तो बस उन्हीं कोरियंस को जो विरोधी थे उनको लेके हाशिमा आइलैंड पर काम करने के लिए डाल दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने मार्शल लॉ लगाकर कोरियन पीजेंट्स और चाइनीज वॉरियर्स को जबरदस्ती इस आइलैंड पर भर दिया। इसलिए आप देखोगे कि 1944 में टोटल 1355 कोरियन वर्कर्स इस हाशिमा आइलैंड पर रहते थे, जो कि उस समय की 25% पॉपुलेशन थी। इन सभी वर्कर्स को, स्पेशली उन कोरियन वर्कर्स को 1000 मीटर जमीन के नीचे 4 अलग अलग माइन शाफ्ट में मीथेन गैस के बीच में काम करना पड़ता था। यंग सिक जॉन जो इस माइन के सुपरवाइजर और सर्वाइवर है, उन्होंने उस खौफनाक यादों को बताते हुए ये कहा कि हमें यानी कोरियंस को उस 9 फ्लोर्स की बेसमेंट में रहना पड़ता था, जहां ना धूप आती थी ठीक से और ना ही कोई वेंटिलेशन की जगह थी। जो विंडोज थी उस पर भी मेटल फेंसिंग थी और आसपास में वॉच टावर था ताकि वहां के लोग उस आइलैंड से भाग ना सकें। इन फॉरेन लेबर्स की मदद से ही वो 9 फ्लोर की बिल्डिंग और बाकी बिल्डिंगों को बनाया गया था, जो कि उस वक्त की जापान की सबसे पहली हाई राइज कंक्रीट बिल्डिंग थी। और उसके अलावा आइलैंड पर लेबरर्स और उनकी फैमिली के लिए स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पोस्ट ऑफिस जैसी कई अच्छी फैसिलिटीज को उनके लिए बनाया गया। यहाँ तक कि सिनेमा, बिलियर्ड और कैसीनो तक उनके लिए बनाया गया। ऐसे टोटल 30 बिल्डिंग हाशिमा आइलैंड पर बनी थी। फिर ऐसे ही 50 सालों में वहाँ की बिल्डिंग अनहैबिटेड होने की वजह से खंडर बन गई, जिसके बाद कुछ वेबसाइट्स ने ये क्लेम किया कि वहाँ के लोकल मछुआरे और जाने वाले टूरिस्ट को वहाँ पे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ लोगों को उनके छूने के सेंसेशंस महसूस होते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे तो लाइट्स भी दिखती है, जबकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता और आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी ऐसे अंधविश्वासों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। खैर, 1941 में हाशिमा आइलैंड अकेले 4,10,000 टन कोल प्रोड्यूस करता था और 1960s तक ये आइलैंड इस धरती की सबसे घनी आबादी वाली जगह बन गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा आइलैंड खाली हो गया? 1960s आते आते जापान में पेट्रोलियम का यूज काफी हद तक बढ़ चुका था और वही कोल की डिमांड काफी हद तक खत्म हो चुकी थी।
इसके साथ साथ हाशिमा में कोल के डिपॉजिट्स को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से खत्म होने लगे थे। इसलिए 1974 में मित्सुबिशी ने इन माइंस को बंद कर दिया और क्योंकि पूरे आइलैंड पर सिर्फ वर्कर्स रहते थे, माइनिंग का काम खत्म होने की वजह से उनको ये आइलैंड छोड़कर जाना पड़ गया और पूरा आइलैंड खाली हो गया। फिर साल 2002 में मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को नागासाकी की लोकल गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से दे दिया, जिससे ये आइलैंड वापस से जापान की कंट्रोल में आ गया। उसके बाद साल 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को लोकल टूरिस्ट के लिए खोल दिया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस आइलैंड को इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट डाली। बट साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने इसका विरोध करके जापान गवर्नमेंट को वॉर क्राइम्स एक्सेप्ट करने की मांग की। पहले कुछ सालों तक तो जापान नहीं माना, पर 2015 में जापान ने कोरिया के वॉर क्राइम्स को एक्सेप्ट करने वाली बात मान ली और हाशिमा को यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूड करवा लेता है। मगर जैसे ही ये हुआ, जापान तुरंत मुकर जाता है और उनके फॉरेन मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने पब्लिकली ये कह दिया कि हाशिमा में रखे कोई भी कोरियन फोर्स लेबर्स नहीं थे। बेसिकली जापान ने चीटिंग की। उनसे पहले कोरियंस के साथ जो भी क्राइम हुआ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। फिर जब यूनेस्को के लिस्ट में उस आइलैंड को इंक्लूड कर लिया गया तो जापान अपनी बातों से मुकर गया। मेरे हिसाब से ये काफी गलत था। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि जापान ने जो किया वो सही था कि गलत? और उससे ज्यादा तो मुझे मित्सुबिशी की गलती लगती है, जिन्होंने अपने फायदों के लिए उन मासूम कोरियंस को बंदी बनाकर रखा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर मुझे आपकी राय जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू। जय हिंद।